मैं डैनी फॉस्टर इस वक्त नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में हूँ और इस कार्यक्रम का नाम है बिल्ड इट बिगर। इस कार्यक्रम के जरिए मैं आपको दुनिया के बेमिसाल निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी देता हूँ। पर आज मैं आपको इंसान द्वारा किए जा रहे अंतरिक्ष अध्ययन के बारे में कुछ बताऊंगा। मुझे दुनिया की ऐसी इमारतों में प्रवेश की अनुमति मिली है जहाँ कुछ ही लोगों को जाने की इजाजत मिल पाती है। बहुत ही खास रियायत है। स्पेस शटल अपनी आखिरी उड़ानों में से एक के लिए तैयार किया जा रहा है। नासा के ऐतिहासिक अंतरिक्ष अध्ययन के इस कार्यक्रम को कॉन्स्टलेशन नाम दिया गया है। मैं उन इंजीनियरों से मिलूंगा जो अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। एक बार फिर चांद पर उतरने की योजना है, फिर वहां से 5 करोड़ 60 लाख किलोमीटर दूर लाल ग्रह पर जाने का इरादा बनाया गया है, यानी मंगल पर। मतलब यह है कि इंसान सबसे ज्यादा बेरहम परिवेश से जूझने को अब तैयार है, यानी कि अंतरिक्ष से। इस वक्त दुनिया के 2 सबसे ऊंचे रॉकेट निर्माणाधीन हैं। तो इस समय हम लोग एरिस रॉकेट में हैं। अंतरिक्ष यात्री दुनिया के सबसे महंगे निर्माण कार्य का प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये निर्माण कार्य ही है ना? ठीक कह रहे हैं। यानी कि स्पेस स्टेशन बन रहा है। बिल्कुल सही। अज्ञात इलाके में अन्वेषण करने के लिए एक वाहन तैयार किया गया है। क्या ये मंगल है? ये मंगल है। क्या उन्हें इस काम में कामयाबी मिलेगी? जैसा सोचा था वैसे ही काम किया है। एक नई दुनिया की खोजबीन करने का सपना एक हकीकत बनता जा रहा है। तैयारी पूरी है, इग्निशन किया जा चुका है, यान चल दिया। सुबह के 7 बजे हैं। आप देख सकते हैं कैनेडी स्पेस सेंटर नासा में सूरज का उदय हो रहा है और जिसे मैं देखने जा रहा हूं वो दुनिया की सबसे जटिल मशीन कहलाती है। उस हैंगर में स्पेस शटल है। नासा में काम न करने वाला कोई इंसान इससे ज्यादा पास नहीं जा सकता है और वो एंडेवर है। इसे इसके आखिरी 3 अभियानों में से एक के लिए तैयार किया जा रहा है। सिर्फ 2 महीने बाद इसे अंतरिक्ष में भेजा जाना है। एंडेवर का रुख ऊपर किए जाने का वक्त आ गया है। 37 मीटर लंबे 91 टन वजनी इस यान को सिर्फ एक ही इमारत में खड़ा किया जा सकता है। मेरे पीछे देखिए, स्पेस शटल एंडेवर जिस इमारत में जा रहा है वो इस ग्रह की सबसे ऊंची इमारत है, व्हीकल असेंबली बिल्डिंग। प्रक्षेपण की जगह ले जाए जाने से पहले VAB यान का आखिरी पड़ाव है, इसलिए यहाँ बहुत ही कम लोगों को जाने की अनुमति दी जाती है। नासा के एक उच्च पदाधिकारी जो शटल के प्रक्षेपण का निर्देशन करते हैं मुझे यहाँ के बारे में बता रहे हैं। बहुत ही खास रियायत है। ये तो हम जानते हैं कि जो लोग नासा में काम नहीं करते वो स्पेस शटल के पास फटक भी नहीं सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मशीन है, वाकई बहुत ही शानदार मशीन है। देखिए मेरे सामने ही है एंडेवर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा महसूस करूंगा। स्पेस शटल के इतना पास आ जाने से ही शरीर में सिहरन सी हो रही है। ये बहुत ही आलीशान मशीन है, बहुत ही शानदार। दर्जनों बार उड़ान भर चुकी है, फिर भी मुझे तो बिल्कुल नई सी ही नजर आती है। पिछले 28 वर्षों के दौरान शटल कार्यक्रम के अंतर्गत 100 से भी ज्यादा सफल अभियान किए जा चुके हैं। एक ग्लाइडर की तरह बनाए गए ये यान पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए बनाए गए थे। ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं जब इन्हें पृथ्वी से 560 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर जाना पड़े और यही बात इन्हें सोचने के लिए मजबूर कर रही है। नासा अंतरिक्ष में इस सीमा से 1 लाख गुना ज्यादा दूर जाने की योजना बना रहा है। बरसों बाद वैज्ञानिक अंतरिक्ष अनुसंधान की एक महत्वाकांक्षी योजना बना रहे हैं और नाम दिया है कॉन्स्टलेशन। नए रॉकेट विकसित किए जा रहे हैं, नए प्रक्षेपण स्थल बनाए जा रहे हैं। ये सभी काम इस साहसिक अभियान को सफल बनाने के लिए किए जा रहे हैं। चांद पर एक स्थायी आधार शिविर बनाना चाहते हैं, मंगल ग्रह पर इंसान पहुंचाना चाहते हैं। अंतरिक्ष में नई दुनिया की तलाश की 20 वर्षीय योजना वाकई महत्वाकांक्षी है। 230 अरब डॉलर खर्च करने का प्रावधान है, पर सबसे बड़ी चुनौती तो नए अंतरिक्ष यान डिजाइन करने की है, जो पिछले 40 वर्षों में नहीं किया गया है। ये काम करने के लिए इंजीनियरों को अतीत का सहारा लेना पड़ रहा है। नासा के अंतरिक्ष यान 2 डिजाइनों में बनाए जाते हैं, कुछ शटल हैं और कुछ रॉकेट। ये सैटर्न 5 रॉकेट है, अब तक का बनाया गया सबसे लंबा रॉकेट। लंबाई है 111 मीटर। इस रॉकेट के डिजाइन की खासियत है कि अंतरिक्ष यात्री रॉकेट के सबसे ऊपर के हिस्से में होते हैं। प्रक्षेपण के दौरान वो ईंधन और बूस्टर से दूर होते हैं, जीवन को खतरा नहीं होता। लेकिन इस प्रणाली की अपनी समस्याएं हैं। कैप्सूल को छोड़ तकरीबन पूरा ही रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान नष्ट हो जाता है। आज जो व्यवस्था है उसे मिली जुली शटल प्रणाली कहते हैं। एक ऑर्बिटर यान होता है, 2 बड़े बूस्टर रॉकेट होते हैं और एक विशाल ईंधन का टैंक होता है जो बाहर लगा होता है।
इस डिजाइन की खासियत है कि शटल अंतरिक्ष में अपना अभियान पूरा करने के बाद सकुशल पृथ्वी पर लौट आता है और उसका इस्तेमाल फिर से किया जा सकता है। इस व्यवस्था में भी समस्या है। प्रक्षेपण के दौरान अंतरिक्ष यात्री यान के जिस इलाके में होते हैं वो ईंधन के भंडार और बूस्टर रॉकेटों के पास होता है। अंतरिक्ष यात्री ज्यादा खतरे में रहते हैं। कॉन्स्टलेशन कार्यक्रम के तहत नासा के वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान के डिजाइन में दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। पुराने रॉकेट कार्यक्रम की तरह ही अंतरिक्ष यात्री यान में ऊपर की ओर पूरी सुरक्षा में रहेंगे। रॉकेट को इस प्रकार बनाया जा रहा है कि उसका बार बार उपयोग किया जा सके। इस साहसिक कदम के तहत अब तक के 2 सबसे बड़े रॉकेट बनाए जा रहे हैं। एरीज 1 की ऊंचाई 98 मीटर है। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा ऊंचा है। इसका प्रक्षेपण पहले किया जाएगा। इसमें बैठाकर 4 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। एरीज 5 की ऊंचाई 116 मीटर है और वजन 3600 टन से भी ज्यादा। ये अब तक का बनाया गया सबसे भारी रॉकेट है। इसका प्रक्षेपण बाद में किया जाएगा। माल, सामान और रसद इस पर लदे होंगे। अंतरिक्ष में दोनों यान मिलेंगे, फिर एक साथ आगे जाएंगे। इस नए अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत विकसित किए जा रहे रॉकेटों के पहले नमूने इस समय VAB में बनाए जा रहे हैं। पहला प्रोटोटाइप एरीज 1X सिर्फ 4 महीने बाद ही प्रक्षेपित किया जाएगा। एक बात जानना चाहता हूं, जो यान यहां बनाया जा रहा है उसमें बैठकर कोई इंसान ऊपर नहीं जाएगा। ये तो बस एक विशाल मॉडल रॉकेट है। ये सच है, इसे एक मॉडल भी कहा जा सकता है। हमने इसमें करीब 800 सेंसर लगाए हैं। उड़ान के दौरान कंपन के बारे में, हवा के प्रवाह के बारे में, तापमान में आने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाएगा। इस जानकारी का इस्तेमाल एरीज 1 की उड़ान को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए किया जाएगा। एरीज की असली उड़ान के पूर्वानुमान के लिए परीक्षण रॉकेट को भेजा जा रहा है। बाहरी आकार बिल्कुल वैसा ही है, पर अंदर सामान न होने की वजह से वजन उतना नहीं है। इसका आकार तो असली उड़ान के जैसा ही होना चाहिए, पर वजन का क्या होगा? वजन को बराबर कैसे बनाया जाएगा? सिम्युलेटर के ऊपरी चरणों को स्टील से बनाया जा रहा है। तो क्या आप स्टील से बना रॉकेट उड़ाने वाले हैं? जी हाँ। असली रॉकेट किस चीज का बना होगा? बीच का चरण ज्यादातर एल्यूमिनियम लिथियम का बना होता है। मोटाई भी कोक कैन जितनी ही होती है। यानी कोक कैन की मोटाई वाले एल्यूमिनियम की जगह इसमें 13 मिलीमीटर की स्टील की प्लेटें लगाई जा रही हैं। हाँ, तकरीबन। असली रॉकेट तो बहुत हल्का होना चाहिए, तभी तो ज्यादा सामान ऊपर भेज पाएंगे। और यहाँ आप इसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। जब सभी 6 हिस्सों को जोड़ दिया जाएगा तो रॉकेट की लंबाई 100 मीटर पहुंच जाएगी। इस वक्त हम इसके ऊपरी हिस्से में हैं। तो इस समय हम एरीज रॉकेट के अंदर हैं। हाँ, जहाँ आप हैं वहाँ लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक होगा। क्योंकि इस प्रोटोटाइप के टैंक खाली रखे जाने हैं, इसमें कोई ईंधन नहीं रखा जाएगा। उसके बजाय आंकड़े जमा करने के लिए 800 सेंसर लगाए जाएंगे। वैसे काफी जानकारी तो कंप्यूटर मॉडल बनाकर भी हासिल की जा सकती है। विंड टनल बनाकर उसमें परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े आकार का रॉकेट पहले कभी उड़ाया नहीं गया है। मॉडल तो आप जितना चाहे बनाकर उड़ा लें, लेकिन परेशानियां समझनी है तो असली रॉकेट उड़ाकर देखना पड़ेगा। समय का चक्र पीछे जा रहा है। नासा की शुरुआत भी तो कुछ इसी तरह से हुई थी। हाँ, चांद पर भेजा जाने वाला रॉकेट फिर से बनाया जा रहा है। देखें तो चांद पर दोबारा जाने की तैयारी हो रही है। करीब 40 साल पहले इंसान आखिरी बार चांद पर चला था। तब भी इंसान बिना दबाव वाली खुली गाड़ी में था। आइए चलते हैं। ऑक्सीजन सिर्फ 7 घंटे के लिए पर्याप्त थी। किसी एक दिशा में ज्यादा से ज्यादा 8 किलोमीटर जाना संभव था। इस बार लक्ष्य बहुत बड़ा है। चांद की सतह पर हजारों किलोमीटर चलना चाहते हैं। वहां कुछ महीने बिताना चाहते हैं। लीजिए, मैं चांद पर आ गया हूँ। दरअसल ये चांद नहीं है। टेक्सास के ह्यूस्टन के पास के छोटे से शहर में हूँ। जिस जगह मैं हूँ उसे रॉक यार्ड नाम दिया गया है। इसे इंसान ने बनाया है। झूठी चांद की सतह उबड़ खाबड़ है, क्रेटर भी बनाए गए हैं, पर चांद जैसी सतह बनाने की जरूरत क्या थी? देखिए, यही तो वो जगह है जहाँ इस खास वाहन का परीक्षण किया जा सकता है। ये लूनर इलेक्ट्रिक रोवर है। चांद पर इंसान इसी कार में बैठकर घूमा करेगा। डैनी, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। ठीक है। माइक, आप एक अंतरिक्ष यात्री हैं। हाँ, आप तो अंतरिक्ष में जा चुके हैं 4 बार। ये बताइए कि चांद पर घूमने के अलावा भी ये किसी काम आएगी क्या? और भी काम आएगी। इसमें आप रह भी सकेंगे? हाँ, योजना तो यही है कि इंसान लंबे समय तक चांद पर रह सके। इसलिए ये जरूरी है कि इंसान चांद की सतह पर रहना और काम करना सीख जाए। हमें चांद पर कम से कम 6 महीने रहने के लिए तैयार होना चाहिए। इस दौरान सैकड़ों बार अंतरिक्ष में पैदल चलने की जरूरत पड़ सकती है। पिछले करीब 50 वर्षों से अंतरिक्ष में काम करना एक बड़ा ही कष्टदायक अनुभव होता था। इन्हीं कठिनाइयों की वजह से तो अन्य ग्रहों पर जाकर खोजबीन करने का काम सीमित दायरे में सिमट कर रह गया था।
अंतरिक्ष में चलना भी तो जरूरी है। बिल्कुल। और तैयार होने में 6 घंटे लग जाते हैं। जी हाँ, स्पेस सूट खुद ही आपके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। जब आप काम कर रहे होते हैं तो स्पेस सूट आप पर 300 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का दबाव बनाता है, जैसे आप एक बास्केटबॉल में काम कर रहे हो। ये एक तख्ते की तरह बेलोच होते हैं। 1-2 घंटे बिताना पड़े तब तो ठीक है, पर अगर 8 घंटे काम करेंगे तो शरीर टूट जाएगा। इस रोवर को बनाने वालों ने एक चतुराई भरा तरीका निकाला है। ऐसा स्पेस सूट बनाया है जो एक खास जगह इस प्रकार लगा रहता है कि उसे पहनना या उतारना आसान हो जाता है। बस यहाँ लगे इस दरवाजे को खोलिए और ये जो आप देख रहे हैं वो दरअसल इस स्पेस सूट का बैकपैक है। ये खुल जाता है और अंदर आपका स्पेस सूट तैयार है। वाह! यूँ समझिए आप सीधे सूट में पाँव रख सकते हैं। जब आप सूट को अपनी जगह से छुड़ाते हैं तो ये बैकपैक आपके साथ जाता है। बस स्पेस सूट पहनकर आप बाहर जा सकते हैं। पहले स्पेस सूट पहनने में 6 घंटे लग जाया करते थे, अब ये काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है। इस आविष्कार की बदौलत ही तो मैं यहाँ टी शर्ट और जीन्स पहनकर आराम से रह सकता हूँ। ठीक कहा। स्पेस सूट पहनने में तो सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं। बिल्कुल सही। बाहर के इलाके को देखने का एक और भी इंतजाम है। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मैं यहाँ बैठकर चांद की चट्टानों को सिर्फ 5 सेंटीमीटर की दूरी से देख सकता हूँ। और अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो 10 मिनट में मैं बाहर जा सकता हूँ। सही कहा। बड़ा ही अजीबोगरीब अनुभव है। बात समझाने का बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही बेतुका सा तरीका अपनाया है। माइक, ये तो मानना पड़ेगा कि ऐसी अनोखी अनुभूति पहली बार महसूस की है। शुक्रिया। दूसरे ग्रहों के दुर्गम इलाकों में चलाए जाने लायक इस रोवर में सेना के द्वारा काम में लाए जाने वाले हम-वी से 10 गुना ज्यादा ताकत है। ये चले हम लोग। ये तो चल रही है, वाकई चल रही है। हम क्रेटर के बीच से जा रहे हैं। ये देखिए। अब हम एक क्रेटर के बीच से निकलेंगे। बड़ा गड्ढा है। क्या बात है। विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, पर एक बात पक्की है, इसमें दम है। वो तो है। ताकत तो बहुत ज्यादा है, पर रोवर की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही सीमित है। जहाँ तक मेरा सवाल है, ये काफी है। चलें, सीट बेल्ट बांध लें। हाँ, बढ़िया। चलिए, निकल पड़ी सवारी। नासा ने अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम शुरू किया है। पिछले 30 वर्षों से नासा द्वारा शटल का इस्तेमाल पृथ्वी के नजदीकी कक्ष में ही किया जा रहा है और ये बहुत ही लाजवाब काम है। जी हाँ। और अब आगे जाने का मंसूबा है। मानव को पहले चांद पर भेजा जाएगा और हो सका तो शायद मंगल ग्रह पर भी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वही तो हमारा अंतिम लक्ष्य है। एरीज 1 से एरीज 5 तक के कई नए रॉकेट विकसित किए जा रहे हैं। हम भविष्य में बहुत दूर की सोच रहे हैं। हम अपने उद्देश्यों को किसी सीमा में नहीं बांधना चाहते। सिर्फ ऐसे रॉकेट विकसित कर लेना जो मंगल ग्रह तक की 5 करोड़ 60 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सके, एक बड़ी चुनौती है। उससे भी बड़ी चुनौती है ऐसे इंसानों को तैयार करना जो इस सफर को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। इस वक्त मैं NBL में हूँ, यानी न्यूट्रल बॉयंसी लैब, और ये इस ग्रह का सबसे बड़ा आंतरिक स्विमिंग पूल है। 31 मीटर चौड़ा, 62 मीटर लंबा और 12 मीटर गहरा। मजे की बात यह है कि ये पूल तैरने के लिए नहीं बनाया गया है। इस पूल में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। नासा द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किए जाने वाले स्थायी आवास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर प्राथमिक प्रशिक्षण NBL में ही दिया जाता है। कुछ महीनों बाद ही अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन भेजा जाना है। प्रशिक्षण आखिरी दौर में है। जब आप स्पेस स्टेशन पर होते हैं तो क्या गुरुत्वाकर्षण का असर नहीं के बराबर होता है? बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होता है, बस ये गोताखोर और पानी वहाँ नहीं होते। NBL के पूल में ऑक्सीजन की मात्रा कम मिल पाने के कारण बाह्य अंतरिक्ष जैसा शून्य पैदा हो जाता है। पूल में अंदर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस सूट पहनना अनिवार्य है। आप जो देख रहे हैं वो कोई नमूने का स्पेस सूट नहीं है, वो असली है, जिसका इस्तेमाल 2 महीने बाद स्पेस स्टेशन जाते वक्त ये अंतरिक्ष यात्री करेंगे। हे भगवान, ये तो सलामी भरी जा रही है इसमें। इसे पहनना बड़ा मुश्किल काम है। जी हाँ, बहुत तकलीफदेह प्रक्रिया है। तो उन्होंने स्पेस सूट पहन लिया है। हाँ। कैसा महसूस कर रहे होंगे वो? इस वक्त तो वो बड़े मजे में हैं। लग तो नहीं रहा कि वो मजे में है। ऐसे मजे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। उन्हें क्रेन से उठाकर पूल में ले जाया जा रहा है। बहुत ही मुश्किल हालात हैं। अंतरिक्ष में जाकर स्पेस स्टेशन पर काम करने के लिए किए जाने वाले प्रशिक्षण का आखिरी चरण चल रहा है। वो जा रहे हैं पानी में। डैनी ने मुझे बाय किया है। कमाल की बात है। पानी में प्रवेश के बाद आपको अपने वजन का एहसास नहीं होता, पर यह प्रशिक्षण सिर्फ ये एहसास दिलाने तक सीमित नहीं है।
स्पेस स्टेशन में जाकर इन्हें कई काम करने हैं, वैज्ञानिक प्रयोग करने हैं, शोध कार्य करने हैं, साथ साथ निर्माण कार्य भी तो करना है। ठीक कहा। स्पेस स्टेशन भी तो वही पूरा करेंगे। बिल्कुल ठीक। इन दिनों अंतरिक्ष यात्री खास तौर पर इसी काम के लिए भेजे जाते हैं। वो अपने साथ स्पेस स्टेशन के कुछ हिस्से ले जाते हैं जिनसे मरम्मत का काम किया जा सके। यहाँ ये निर्माण पूरा किया जा रहा है। 10 साल से निर्माण कार्य चल रहा है। स्पेस स्टेशन बनाने पर अब तक 157 अरब डॉलर खर्च किए जा चुके हैं। ये दुनिया की सबसे महंगी परियोजना है और अभी सिर्फ 80% काम ही पूरा हो पाया है। जब ये अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन की कक्षा में पहुंचेंगे तो वो नासा के लिए सबसे मुश्किल काम करेंगे, अंतरिक्ष में निर्माण कार्य। दबाव वाले स्पेस सूट में 8 घंटे काम किया जाएगा। जरा सोचिए, हाथ से कोई औजार छूट जाए तो आप हमेशा के लिए उसे खो बैठते हैं। पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर कोई हार्डवेयर स्टोर तो है नहीं, इसलिए नासा हर 3 महीने बाद साथ सामान भेजता रहता है। ऊपर भेजा जाने वाला हर उपकरण, हर औजार, अंतरिक्ष यात्रियों की जरूरत का हर सामान इसी जगह तैयार किया जाता है। और आज हम देखेंगे कि पृथ्वी से बाह्य अंतरिक्ष में कैसे साथ सामान भेजा जाता है। स्पेस स्टेशन का वातावरण नियंत्रित है, सील किया हुआ है। जो भी कूड़ा करकट वहां पहुंच जाएगा हमेशा वहीं स्पेस स्टेशन में रहेगा। इसीलिए तो हमने ये साफ सुथरे बॉडी सूट पहने हैं। जिस चीज में ये माल असबाब भेजा जाएगा उसे स्पेस स्टेशन जाने वाली मालगाड़ी कह सकते हैं। ये MPLM है, यानी मल्टीपर्पस लॉजिस्टिक मॉड्यूल। तो अंदर से ये इकाई ऐसी दिखती है जी हाँ। जो कि अंतरिक्ष में जाएगी। हाँ सही है। ये तो मानना पड़ेगा इसमें बहुत जगह है। क्या हम अंदर जा सकते हैं? क्यों नहीं। कई बार जब मैं सामान भेजता हूँ, ऐसा सामान जो टूट सकता है जैसे कांच का सामान, तो लिखता हूँ कि सावधानी से उठाइए जी हाँ। और वो हमेशा टूट जाता है। हमसे पैक कराए कीजिए। ठीक कह रहे हैं। नाजुक साथ सामान की देखभाल आप लोगों से ज्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं कर सकता, ये बात तो माननी ही पड़ेगी। बिल्कुल, ये भी सही है। साथ सामान को कठिन हालात से गुजरना पड़ता है। बात सच है, पृथ्वी पर किसी और सामान को इतना मुश्किल सफर तय नहीं करना पड़ता है। प्रक्षेपण के दौरान उत्पन्न होने वाली शॉक वेव्स 188 डेसिबल तक नापी गई हैं। इतने तेज धमाके से अंतरिक्ष यान तक फट सकता है। उसके बाद उड़ान शुरू होती है। तकरीबन 8.5 मिनट में रफ्तार 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो जाती है। इस कठिन सफर को पूरा करने के बाद यान अंतरिक्ष के बेरहम परिवेश में प्रवेश करता है। अंतरिक्ष। केन, एक बात बताइए, जब ये इकाई स्पेस स्टेशन से जुड़ जाएगी तो ये बाहरी हिस्सा बाह्य अंतरिक्ष में होता है? जी हाँ, अंतरिक्ष बड़ी बेरहम जगह है। कक्ष में ध्वस्त यानों का मलबा घूमता रहता है। बहुत सी छोटी बड़ी चीजें वहाँ घूमती रहती हैं। इन सभी चीजों से यान को बचाना जरूरी है। सामान लेकर जाने वाली ये इकाई पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहे स्पेस स्टेशन से जाकर जुड़ती है। सूक्ष्म आकार के पत्थर, धातु की उल्काएं और अंतरिक्ष में बिखरा मलबा यान से टकराता रहता है। ये वस्तुएं 32,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा तेज रफ्तार से आकर टकराती हैं। ये निशान भी तो किसी ऐसी ही टक्कर का नतीजा है। अच्छी खासी चोट खाई है इस इकाई ने। मजे की बात यह है कि इतना नुकसान तो रेत के कण के टकराने भर से हो गया है। जी हाँ, यही चीजें तो हमें याद दिलाती रहती हैं कि अंतरिक्ष कितना बेरहम है। किसी भी बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता। स्पेस स्टेशन का जीवन बड़ा ही मुश्किल होता है। रात भर चैन से सो पाना भी नसीब नहीं होता। सोते हुए अंतरिक्ष यात्री को रोके रखने का काम करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ नदारत है। इंजीनियरों ने सोने के लिए कक्ष बनाया है। आयतन सिर्फ 1.6 घन मीटर है। एक शावर स्टॉल के बराबर इस जगह को रहने की जगह कहा जाता है। इसे अंतरिक्ष में भेजने से पहले आज इसकी सफाई की जा रही है। चिप, एक बात बताइए, मेरे तो सिर्फ बाल ढकने की टोपी लगाई गई, पर आपने तो अच्छा खासा नकाब पहन रखा है। अगर आप दाढ़ी मूछ रखते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि उन्हें ढका जाए, इसलिए ये नकाब पहनना पड़ता है। आप कहना चाहते हैं कि मूछ का एक गिरा हुआ बाल भी स्पेस शटल भेजे जाने वाले उपकरणों को दूषित कर सकता है? सही कहा। चिप, मेरी आंखों को तो यहाँ इसके ऊपर कोई गंदगी नजर नहीं आ रही है। मैं तो कहूँगा ये तो अच्छा खासा साफ है। ये तेज लाइट जलाकर देखते हैं, पता चलेगा कि वहाँ क्या क्या मौजूद है। क्या बात, देखा आपने क्या क्या नजर आने वाला है? हाँ, यहाँ तो बहुत ही सफाई की जरूरत है। सही कहा आपने। अरे जरा देखिए तो ये क्या है। ये देखिए, ये क्या है? ये छोटी मोटी धूल या धागे का टुकड़ा नहीं है, ये धातु का बना है ना। अगर ऐसी कोई चीज आपकी आंख में चली जाएगी तो क्या होगा? सबसे पहले अभियान में अंतरिक्ष यात्री के साथ कुछ ऐसा ही हो गया था। धातु की एक कतरन की आंख में चली गई थी। वो लोग उसे निकालने में कामयाब हो गए थे, वरना अभियान वहीं पर खत्म हो जाता। और ये सब
धातु की बारीक सी कतरन के कारण होता। सही समझे। सोने के लिए तैयार की गई इकाई सफाई के बाद रॉक इंसर्शन डिवाइस के पास आ चुकी है। सोने के कमरे को यहाँ इस जगह लगा दिया गया है। ये दरअसल एक क्रेन है, आप खुद यहाँ देख सकते हैं। मशीन का ये हाथ इस हाउसिंग से बाहर निकला है। ये रोबोट इस इकाई को उठाएगा, 90 डिग्री से घुमाएगा, ऊपर ले जाएगा और इसे इसकी सही जगह ले जाकर छोड़ आएगा। तैयारी पूरी है ब्रायन, आप तैयार हैं? पूरी तरह से। आप चलाएंगे? हाँ, ठीक कहा, मैं ही चलाऊंगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। एक विशाल रोबोटिक क्रेन है, कमान ब्रायन के हाथ में है। ब्रायन, ये रफ्तार ठीक है? जी हाँ, ये हाई है। ये हाई स्पीड हाई है। स्लो है, हाई स्लो, और अब ये लो स्लो है। सीट बेल्ट बांध लीजिए। नासा का सारा काम इसी रफ्तार से होता है। इसी बात को थोड़ा तेज रफ्तार से दिखाता हूं। अब इसे अंदर ले जाकर दीवार से सटाकर रख देना है। उस जगह ले जाना है जहां इस वक्त ब्रायन है, तो इसे थोड़ा घुमाना पड़ेगा। थोड़ा और, बस थोड़ा सा, बस रत्ती भर और। अब इस इकाई को MPLM के साथ इन धातु के बने स्ट्रट्स की मदद से कस दिया जाएगा ताकि ये अंतरिक्ष तक के मुश्किल सफर में सुरक्षित रहे। जगह पर पहुंच गया है। तो इस इकाई को स्ट्रट द्वारा दीवार से जोड़ दिया गया है। जी हाँ। क्या नासा का एक बहुत पुराना सपना है। वो मानव को मंगल ग्रह पर उतारना चाहते हैं। सपना पूरा करने का प्रयत्न शुरू हो गया है। इस सफर के पहले पड़ाव की तरह मानव को चांद पर उतारा जाएगा। इस योजना को सही परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। चांद हमारी पृथ्वी से सिर्फ 3,86,000 किलोमीटर दूर है। एक रॉकेट को चांद तक पहुंचने में 3 या 4 दिन लगेंगे। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि मंगल ग्रह पृथ्वी से 5,60,00,000 किलोमीटर की दूरी पर है। 4 दिन का सफर 9 महीने में बदल जाएगा। दूरी बहुत ज्यादा है, मुश्किल चुनौती है। इसके अलावा भी एक और बात है, आपका लक्ष्य भी स्थिर नहीं है। पृथ्वी और मंगल अपनी अपनी कक्षा में सूरज का चक्कर लगा रहे हैं और दोनों की रफ्तार भी अलग है। नासा को अपना रॉकेट वहां नहीं भेजना है जहां मंगल आज है। रॉकेट को उस जगह पहुंचना चाहिए जहां मंगल 9 महीने बाद होगा, और यही रॉकेट विज्ञान कहलाता है। वैज्ञानिक शक्तिशाली रॉकेट बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ इंजीनियर यान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ओरायन क्रू कैप्सूल बना रहे हैं। मंगल ग्रह तक जाने और लौटने के खतरनाक सफर के दौरान वो इसी 20 घन मीटर के कैप्सूल में रहेंगे। यही वो अपना काम भी करेंगे। यान के इस हिस्से को कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम से बनाया जाएगा। कार्बन फाइबर बहुत महंगा मिलता है, इसलिए कुछ सस्ता विकल्प जरूरी है। यान के आकार की, गोलाई की, घुमाव की जांच की जाती है। इसके लिए पुराना तरीका अपनाया गया है। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप लोग क्या डिजाइन कर रहे हैं? यहाँ फोम, गोंद और ब्लेड नजर आ रहे हैं। स्कूल के दिनों में हम इन्हीं से मॉडल बनाया करते थे। जी हाँ, ये लोग फोम के टुकड़ों को सही आकार दे रहे हैं। जो टुकड़ा काटा जा रहा है उसे यहाँ इस मॉडल में लगाया जाना है। फोम भी बड़े काम की चीज है। दरअसल आप इन खिड़कियों का सही डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन खिड़कियों को यहाँ इस यान में लगाया जाना है। जी हाँ। दूसरे यान से जुड़ने के वक्त अंतरिक्ष यात्री इन्हीं खिड़कियों से बाहर झांकते हैं, इसलिए कोई रुकावट उनके सामने नहीं होनी चाहिए। जैसा मैं समझ रहा हूँ, अंतरिक्ष यात्रियों को तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और वो बड़ी खिड़कियाँ चाहते हैं। जितना बड़ा कांच हो उतना ही अच्छा। हर चीज साफ देखना चाहते हैं। जी हाँ। तो इसमें परेशानी क्या है? परेशानी इस बात की है कि कांच धातु की तुलना में बहुत भारी होता है। जितना ज्यादा कांच होगा उतना यान का वजन बढ़ेगा, और प्रक्षेपण और वापसी के वक्त ये वजन ही तो एक बड़ी समस्या बन जाता है। तो आपका काम है कि वो ज्यादा से ज्यादा देख पाएं और यान का वजन हल्का बना रहे। जी हाँ। आप जो फोम का टुकड़ा काट रहे हैं उसे खिड़की के ठीक बाहर इस जगह लगाया जाना है। समझ गया। दरअसल ये तो लाइन पर काटिए। लाइन पर काटो। हाँ। क्या ये स्वचालित तरीके से नहीं किया जा सकता? कंप्यूटर की मदद लेने से क्या बेहतर काम हो सकता है? हाँ, पर महंगा पड़ता है। ब्लेड का इस्तेमाल करने से काम काफी सस्ते में हो जाता है। तकनीक उपलब्ध है, नासा के पास बजट की कमी नहीं है, पर ये सस्ता सीधा काम है, जल्दी हो जाता है। तो क्या कुछ लगा कर देखें? ठीक है। आपने तो पूरे आकार का नमूना बनाया है। असली कैप्सूल भी तो ऐसा ही दिखने वाला है। जी हाँ। इस टुकड़े को दरअसल इस जगह लगाया जाना है। सवाल यह है कि क्या इस दीवार की मोटाई वाकई अंदर बैठे चालक के देखने में कोई रुकावट खड़ी करेगी या नहीं? ठीक है, ठीक है, हम यहाँ खुद आ गए हैं और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि यान को चलाते हुए क्या मैं उस स्पेस स्टेशन से जोड़ पाऊंगा। क्या कहते हैं, कैसा दिख रहा है? इस वक्त तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि खिड़की से बहुत कुछ दिखाई देता है। काफी कुछ देख पा रहा हूँ, फिर भी ठीक से बता नहीं पाऊंगा। पता नहीं अंतरिक्ष में वहाँ क्या दिखाई देगा। कोई फैसला नहीं किया जा सकता। हाँ, मुश्किलें आ सकती हैं और प्रयोग करने पड़ेंगे। हाँ, करने तो पड़ेंगे।
अच्छा, तो आपने एक और पूरे आकार का मॉडल जांच के लिए बना रखा है? जी हाँ। इस बार यहाँ असली स्क्रीन लगाए गए हैं, यान चलाने की स्टिक्स भी असली हैं, तो इस तरह से आखिरी फैसला लिया जाता है। यहाँ पता चलेगा कि वो टुकड़ा जो खिड़की के पास लगाया था वो देखने में रुकावट बन रहा है या नहीं। खुद देख लीजिए। ठीक है, सीट बेल्ट बांध ली है, यान मेरी कमान में है, उड़ान शुरू हो चुकी है। वो देखिए, हमने कैनेडी स्पेस सेंटर छोड़ दिया है, अब हम पृथ्वी छोड़ रहे हैं। हम बाह्य अंतरिक्ष में आ गए हैं। जरा वहां देखिए, पृथ्वी है और वो ब्रुकलिन है, वहीं तो मैं रहता हूँ। ये कोई ऐसा वैसा सिमुलेशन नहीं है। खिड़की का आकार सही है, दीवार की मोटाई सही है, ये कांच इसी तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को यही नजारा देखने को मिलेगा। इस सिमुलेटर की मदद से उन मुश्किलों का पता चलेगा जो ओरायन कैप्सूल के स्पेस स्टेशन से जुड़ते वक्त सामने आएंगी। इस वक्त हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सामने पहुंच गए हैं, लेकिन यान जोड़ने का काम तो मुझे अपनी आंखों के भरोसे ही करना पड़ेगा। आंखों का इस्तेमाल कीजिए और यान को आगे बढ़ाइए। दरअसल यान को जोड़ने का स्थान बड़ी मुश्किल से नजर आ रहा है। जी हाँ, काम तो मुश्किल है। और अब आप वो टुकड़ा देख सकते हैं जिसे दरअसल आप ही ने काटा था। क्या वो देखने में रुकावट पैदा कर रहा है? थोड़ी रुकावट तो है ना? यान सही दिशा में जा रहा है? तकरीबन एक सीध में है, बस 3 मीटर की दूरी है। बस पहुंच गए। बस 1.5 मीटर और। बस पहुंच ही गए। जी हाँ, पहुंच गए। आखिर हम पहुंच गए हैं, जुड़ गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या वहां जुड़ते समय इस खिड़की पर लगाया गया उस टुकड़े की वजह से देखने में रुकावट आई या नहीं? आप बताइए। मुझे भी नहीं पता। आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या बात है। अब मैं आपको वापस पृथ्वी पर ले चलता हूँ। ठीक है। की ओर लौटने के दौरान ही ओरायन को सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश के दौरान 1650 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को सहन करना पड़ता है। पिछले 30 वर्षों से स्पेस शटल को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। नासा का ऑर्बिटर इस तरह बनाया गया है कि बाह्य अंतरिक्ष के 0 से 157 डिग्री कम तापमान से पृथ्वी के वातावरण में फिर प्रवेश करने के दौरान पैदा होने वाले 1650 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को सहन कर सके। शटल को तापमान में होने वाले इस भारी फेरबदल से बचाने के लिए 24,000 टाइलें लगाई जाती हैं। ये टाइलें आखिर करती क्या हैं? अंतरिक्ष में जाने वाले ऑर्बिटल यान को कक्ष में जाते वक्त और पृथ्वी पर लौटते वक्त तापमान में भारी फेरबदल का सामना करना पड़ता है। ये टाइलें ही यान को सुरक्षा प्रदान करती हैं। जब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती शटल पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है तो रास्ते में आने वाली हवा दबकर गर्म हो जाती है। यान का तापमान 1650 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो धातु से बने यान को पिघलाने के लिए काफी होता है। यान को पिघलने से बचाने के लिए विशिष्ट मिश्रित संरचना वाली ये टाइलें एक विशाल थर्मल शील्ड का काम करती हैं। देखने में उस क्लिनिक्स जैसा दिखता है जो वॉशिंग मशीन से गुजर कर आया है। वास्तव में ये बहुत कांच है जिसके कण 1 से 3 माइक्रोन के हैं। बहुत ऊंचे तापमान पर इसे गर्म किए जाने पर यह सख्त हो जाता है। देखने में ये बहुत कुछ स्टायरोफोम जैसा दिखता है, पर यह बहुत ज्यादा तापमान सहन करने की क्षमता रखता है। वैसे देखा जाए तो ये घर की दीवारों में लगाया जाने वाला सख्त इंसुलेशन ही है। फर्क बस इतना है कि इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतर है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके घर में लगाए जाने वाले इंसुलेशन की तरह ही ये टाइलें भी सिलिका फाइबर से बनाई जाती हैं, जो ऊष्मा को बड़ी ही धीमी गति से संचारित करती हैं। इंसान के बाल से 25 गुना कम व्यास वाले इसके रेशों से ऊष्मा पार नहीं जा पाती। टाइल में यहाँ वहाँ फैल कर रह जाती है। इस शक्तिशाली तापरोधक की एक परत ऑर्बिटर के निचले हिस्से पर लगाई जाती है। किसी जिक्सॉ पजल की तरह लगी इन टाइलों का आकार अलग अलग होता है, साइज भी अलग होता है। पुराने अभियान के दौरान नष्ट हो गई टाइल को बदलने के लिए ठीक उसी आकार की टाइल बनाना जरूरी होता है। तो क्या एक बड़े गुटके को तराश कर उस टाइल का सही आकार प्रकार देना पड़ता है? बिल्कुल सही। अब इस नई टाइल का क्या किया जाएगा? इसे यहाँ से ले जाकर इस पर बोरोसिलिक 8 ग्लास कोटिंग की जाएगी। सिरेमिक पेंट की 13 परतें चढ़ाई जाती हैं, जो फोम की टाइल को सील कर देती हैं और नुकसान से बचाती हैं। अब मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ। ये टाइल यहाँ 3 घंटे रहेगी। ग्लास कोटिंग सूखने में इतना वक्त तो लग ही जाता है। कोटिंग सूख जाने के बाद इसे भट्टी में रखकर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड में पकाया जाता है। चलिए, तो हम इसे अंदर रख देते हैं और इन्हें जिन पर ग्लास कोटिंग हो चुकी है बाहर निकाल लेते हैं। सावधानी से कोटिंग हाँ, बचाना। सावधानी। जिस इंसान ने आंद्रे द जायंट के ग्लव्स पहन रखे हो वो क्या सावधानी बरतेगा और क्या किसी को बचाएगा? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं।
ये लीजिए, यहाँ पहुंचा दिया। अब इसे यहाँ 95 मिनट तक पकाया जाएगा। जब तक इस टाइल का गर्म होना चलेगा, हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ज्यादा गर्म है भाई, मेरा तो मुंह ही झुलस गया। गिरना मत, गिरना मत। बहुत ज्यादा गर्म है। देखो कैसे चमक रही हैं, दोनों लाल सुर्ख दिख रही हैं। क्या ये जला सकते हैं? अंदर का तापमान कितना होगा? करीब 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। विश्वास नहीं हो रहा है, जरा देखिए। अंदर का तापमान 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है और अभी हाल ही में ओवन से निकाला है और मैं इसे हाथ में पकड़ सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि इसीलिए तो ऑर्बिटर वो काम कर पाता है जिसे करने के लिए उसे बनाया गया है। जो गर्मी सतह पर लगी टाइलों को झेलनी पड़ती है, वो यान में सवार लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। गर्मी सहन करने की अपार क्षमता है इन टाइलों में, पर इन्हें हाथ से चूर चूर किया जा सकता है। अगर टाइलों को कोई नुकसान हो जाए तो ऑर्बिटर को लौटते समय खतरों से जूझना पड़ेगा। ये लीजिए, असली टाइल है ये, शटल में लगाए जाने के लिए तैयार है। बड़ी सावधानी पूर्वक इसे काटा, तराशा, रंगा और पकाया गया है। जांचने परखने के बाद इस पर मार्का भी लगा दिया है। ये लगाए जाने के लिए तैयार है। और इस टाइल का अगला पड़ाव है बाहरी अंतरिक्ष। नासा का स्पेस शटल कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर 2010 से काम करना बंद कर देगा। नया एरीज रॉकेट कार्यक्रम 2015 के पहले तैयार नहीं हो पाएगा। मतलब ये हुआ कि बीच के करीब 5 साल तक नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को जरूरी साथ सामान को स्पेस स्टेशन तक नहीं भेज पाएगा। ये एक बड़ी समस्या है, पर शायद इसका समाधान भी मिल गया है। कैनेडी स्पेस सेंटर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक निजी कंपनी स्पेस एक्स नासा की मदद को आगे आई है। वो अपने रॉकेटों से स्पेस स्टेशन तक साथ सामान पहुंचाएंगे। जरूरत पड़ने पर वो अंतरिक्ष यात्रियों को भी ले जा सकते हैं। तो आप ऐसी पहली निजी कंपनी बन जाएंगे जो नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए साजो सामान लाने ले जाने का काम करेगी। ठीक कहा। अगर वो आपके रॉकेटों का इस्तेमाल न करें तो उन्हें रूस से मदद लेनी पड़ेगी। जी हाँ, लेकिन वो तो आज एक बड़ा ही महंगा सौदा होगा। सोयूज रॉकेटों के जरिए नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन तक ले जाने के लिए रूस $5 करोड़ मांग रहा है, लेकिन स्पेसएक्स ये काम इससे आधे दाम पर करने का दावा करती है, काम करने के कुशल तरीकों और सीधे साधे लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके। देखिए ब्रायन, मैं नासा होके आया हूँ। आपका लॉन्च पैड उनके लॉन्च पैड जैसा नहीं दिखता है। बिल्कुल सही है, हम अपने इस तरीके को क्लीन पैड कहते हैं। यहाँ नासा जैसा बड़ा लॉन्च टावर नहीं है, गोल घुमाई जा सकने वाली वो इमारत, उसमें मौजूद रहने वाला तामझाम, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये तो खाली पैड नजर आ रहा है। क्या पूरी तैयारी हैंगर में ही की जाती है? कुछ घंटों में सब तैयारी हो जाती है और बस रॉकेट को उड़ा देते हैं। यानी कह सकते हैं कि काम करने का एक सस्ता और सुंदर तरीका है। शर्तिया तौर पर सस्ता और सुंदर है। प्रक्षेपण से पहले सबसे महत्वपूर्ण काम जो स्पेसएक्स को करना होता है वो है रॉकेट में ईंधन भरने का। ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि 1 घंटे में ये काम पूरा हो जाता है। मेरे पीछे आप उस गोल लॉक्स टैंक को देख सकते हैं। बहुत ठंडी तरल ऑक्सीजन उसमें रखी जाती है। रॉकेट को शक्ति देने वाला ये एक महत्वपूर्ण घटक है। स्पेसएक्स वाले दावा करते हैं कि वो सिर्फ 30 मिनट में रॉकेट में ईंधन भर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हर मिनट 7200 लीटर तरल ऑक्सीजन यहां से लॉन्च पैड तक पहुंचानी होगी। पंप तक बिजली एक बहुत बड़े केबल के जरिए पहुंचाई जाती है। बदकिस्मती से ये केबल सही जगह पर नहीं लगा है। तरल ऑक्सीजन के टैंक से रॉकेट तक ईंधन पंप करने के लिए बिजली जिस सब स्टेशन से आती है वो लॉन्चिंग पैड के उस ओर है। ये केबल प्रक्षेपण के दौरान रॉकेट से निकलने वाली उन लपटों के ठीक नीचे स्थित है जिनका तापमान 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। केबल को बचाने के लिए उसे जमीन में दफन करना जरूरी है। लॉक्स टैंक से लॉन्च पैड तक की दूरी बहुत ज्यादा है। केबल बहुत भारी है। एक जगह से दूसरी जगह तक खींच कर ले जाना उसे व्यावहारिक नहीं है। जी हाँ, काट दिया है। काट कर बीच में जोड़ लगाएंगे। एकदम सही। बदकिस्मती से जिस बीच की आप बात कर रहे हैं वो तो बड़ी बुरी जगह है। सुरक्षित तो है? जी हाँ, पूरी तरह सुरक्षित है। मेरे पास अपना खुद का ऑक्सीजन मीटर है। मैं उस गड्ढे में जहरीली गैसों की मौजूदगी और ऑक्सीजन की उपलब्धता की जांच करता रहता हूँ। बढ़िया। तो हमारे पास अपना खुद का ऑक्सीजन मास्क है। क्या ये छोटी सी चीज इतना कुछ कर सकती है? ठीक है, आप आगे जाइए। बताइए ब्रायन, क्या हम सुरक्षित हैं? सब ठीक है। अच्छा ब्रायन, जरा अपना मीटर देखिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, 20.9। और आप कितनी है? ठीक उतने ही। अच्छी बात है, तो मैं भी नीचे आता हूँ ब्रायन। हे भगवान, ये तो मैट्रिक्स फिल्म का कोई सीन लग रहा है। सीढ़ी ऊपर लो। तो ब्रायन, हमें इन तारों ने घेर लिया है। ये तो सब बिजली के तार हैं। जी हाँ। इनमें से किन किन तारों में बिजली बह रही है इस वक्त?
ज्यादातर तारों में से। सच? जी हाँ। सब में बिजली है? जी हाँ। 10,000 वोल्ट की बिजली इन तारों में से बह रही है, सिर्फ इस 25 मिलीमीटर के तांबे के तार को छोड़कर। इसी तार में जोड़ लगाया जाना है। तो ब्रायन, काम की बात यही है, वो नारंगी तार। जी हाँ। और इसे हम उस नारंगी तार से जोड़ेंगे। उसी से। तो शुरू करते हैं। जोड़ इस टर्मिनल से लगाया जाएगा। अब इस पर दबाव डाला जाएगा। तो अब इसे क्रिम्प करेंगे। जी हाँ, इस क्रिम्पिंग टूल से। जरा देखिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। जरा देखिए तो, क्या सभी क्रिम्पिंग टूल इतनी आवाज करते हैं? ऐसा लग रहा है कि मानो मैं आपकी जान ले रहा हूं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ। चलिए अब दूसरा टर्मिनल लगाते हैं। चलिए, ये रहा दूसरा टर्मिनल। अब इसे यहाँ रख दीजिए ब्रायन। ये रहा। हाँ देखो, टर्मिनल लगा दिया है। आसान काम था। क्यों नहीं। मजा आ रहा है ना? अब देखिए, 2 अलग अलग तार थे, अब उन्हें जोड़ दिया गया है। 2 तारों का मिलन है। ब्रायन, बस 2 आसान से सवाल। पहला ये कि ये प्रोपेन टॉर्च मेरे हाथ में क्या कर रही है, और दूसरा ये कि ये मूछें कब से बढ़ाई हैं आपने? करीब 20 साल से। बढ़िया जवाब था, और मूछ भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब इस प्रोपेन टॉर्च से क्या करना है? हमें इस श्रिंक स्लीव को गर्म करके इन टर्मिनल पर चढ़ाना है। ऐसा करने से ये सील हो जाएंगे, बाहरी वातावरण का इन पर असर नहीं होगा। ये चेंबर जमीन के नीचे बना है, निचला इलाका है, पानी भर जाता है। यहाँ पानी भर जाने के बाद भी ईंधन भरने वाले पंपों को बिजली मिलती रहनी चाहिए, इसीलिए तो इन्हें सील करके सुरक्षित बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही समझा आपने। ठीक है, लेकिन इतनी सीमित जगह में प्रोपेन टॉर्च का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। हमें अपने ऑक्सीजन मीटर पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। जैसे ही मैं इस टॉर्च को जलाऊंगा, इस जगह की ऑक्सीजन जलना शुरू हो जाएगी। ठीक कहा। एक बात और है कि ये टॉर्च फट भी सकती है, विस्फोटक उपकरण जो है। बिल्कुल ठीक। मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ विस्फोटक गैसें भी हो सकती हैं। ये भी बिल्कुल सही। इसीलिए तो हमारे पास ये मीटर है। ये तो 0 बता रहा है। ठीक, इसका मतलब हम सुरक्षित हैं। समझ का फेर है ब्रायन, समझ का। जरा यहाँ ऊपर देखिए, साफ दिख रहा है कि स्लीव सिकुड़ रही है। जरा देखिए, बढ़िया सील लगाइए। बढ़िया काम किया। तो आपको लगता है कि इस जोड़ से पानी नहीं घुस पाएगा? जरा भी नहीं। इस जोड़ ने इतना तो पक्का कर दिया है कि लॉक टैंक में रखा ईंधन बड़ी शीघ्रता से लॉन्च पैड पर रखे रॉकेट में भरकर उसे अंतरिक्ष में भेजने का काम बिना किसी रुकावट के होता रहेगा। क्या अब हम यहां से बाहर निकल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। नासा द्वारा नए रॉकेट बनाए जा रहे हैं, प्रक्षेपण की नई तकनीक अपनाई जा रही है, नए रोवर विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन बाहरी अंतरिक्ष में खतरे उठाने का काम इंसान ही करता है। अंतरिक्ष में वही लोग जाते हैं जो खतरे उठाने को तैयार होते हैं। आप 4 बार अंतरिक्ष में गए हैं। जी हाँ। पृथ्वी की परिक्रमा की है। जी हाँ। आपने स्पेस स्टेशन के निर्माण में मदद की है, स्पेस वॉक भी कर चुके हैं। जी हाँ। पर चांद की सतह पर आप चल नहीं पाए थे। वही तो मेरा अंतिम लक्ष्य था। अंतरिक्ष में जाना तो इंसान की नियति है। मेरा कहना है कि एक दिन पृथ्वी तो रहेगी नहीं, हमारा भविष्य तो अंतरिक्ष में ही निहित है। हम सभी को एक एक छोटे कदम उठाना है। इंसानियत के प्रति यही हमारा योगदान होगा। अंतरिक्ष में अनुसंधान करने वालों को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। एक छोटी सी सीमित जगह में बैठ लंबा सफर तय करना पड़ता है। जितने भी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला है, उन सभी ने इस उड़ान का कम से कम 2 साल का प्रशिक्षण लिया है। हेनरी, इस दीवार पर जितनी भी तस्वीरें लगी हैं, क्या वो शटल के चालकों की हैं? यही सच है। यही लोग हैं जिन्होंने यहाँ आपके पास प्रशिक्षण लेने के बाद अंतरिक्ष की यात्रा भी की है? ये भी सच है। ये दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली, सबसे ज्यादा प्रशिक्षित, सबसे ज्यादा दिलेर लोगों की तस्वीरें हैं। हाँ, ये लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। सच यह है कि अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए तकरीबन हर कोई आवेदन दे सकता है। ये भी सच है कि कामयाबी सिर्फ आधा फीसदी लोगों को ही मिल पाती है। अब तक सिर्फ 321 लोगों को ही यह सम्मान मिल पाया है। नौसेना की चयन प्रक्रिया सील से भी ये ज्यादा कठिन है। दुनिया के सबसे कठिन अभियान के लिए इन लोगों को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है? मैं तो यही कहूंगा कि ये सभी लोग शांत, ठंडे, सधे स्वभाव के। वाकई? हाँ, सबके सब। मतलब इनका मनोबल फौलाद का है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सभी 87 अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने स्पेस शटल का संचालन किया है, इसी इमारत में फ्लाइट सिमुलेशन की ट्रेनिंग ले चुके हैं। वाह, तो ये जगह है? हाँ जी हाँ, यही मोशन बेस्ड सिमुलेटर है। आज मेरी बारी है। यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो स्पेस शटल का ही उपकरण है। अंतरिक्ष यान में जो उपकरण होते हैं वो सब यहाँ है। यही सब तो होता है स्पेस शटल में। सही समझे। आज हम आपको कमांडर की सीट पर बिठाएंगे। ठीक है हेनरी,
बेल्ट बांध लीजिए। तैयार हूँ। मैं कमांडर फॉस्टर हूँ। ओवर। हेनरी, क्या मुझे अंतरिक्ष यात्री बनने का मौका मिल सकता है? आप ही क्यों, हर कोई बन सकता है। कुछ तो होगा मुझ में। देख रहा हूँ। ऐसा क्या नजर आ रहा है? कई बातें हैं, लेकिन आपको क्यों बताऊं? शटल दुनिया का सबसे जटिल यान है। इसका संचालन करना बहुत ही मुश्किल काम है। एक आम व्यावसायिक हवाई जहाज को चलाने के लिए 250 घंटे का प्रशिक्षण काफी होता है। शटल को चलाने के लिए इसका 4 गुना प्रशिक्षण जरूरी होता है। क्या हम मोशन और एक्सटेंडेड पिच के लिए तैयार हैं? चलिए। असली उड़ान जैसा ही सब कुछ है। कुर्सी पीछे को झुकाई जा रही है, पैर हवा में हैं, नजरें चांद पर। ठीक। उड़ान में 10 सेकंड और ये चले। प्रक्षेपण 10 सेकंड बाद होगा। 5, 4, 3, 2 ठोस ईंधन वाले बूस्टर रॉकेट जल रहे हैं और उड़ान शुरू हो गई है। हम लोग जा रहे हैं। हे भगवान। प्रक्षेपण के दौरान शटल का 100% नियंत्रण कंप्यूटर के पास होता है। किसी प्रकार की गड़बड़ी पर नजर रखने के अलावा पायलट के पास कुछ खास काम नहीं होता है। खिड़की से बाहर देखते रहो। इस वक्त पृथ्वी पीछे छूटती जा रही है, छोटी दिखने लगी है। ठोस ईंधन वाला रॉकेट अब अलग होने वाला है। और देखिए, ये चला वो। ओह, अब हम अकेले हैं। बिल्कुल अकेले। बहुत ज्यादा तनाव था। बहुत ज्यादा। जब यान अपनी कक्षा में पहुंच जाता है तो पायलट कमान संभाल लेता है। ऑटो पायलट पे डाल देता हूँ। आप तैयार हैं? तैयार हूँ। ये नीचे कर दिया। अब हमारी जिंदगी आपके हाथों में है। मुझे लगता है कि मुझ में कुछ है। हो सकता है जरूरी जानकारी ना हो, पर बुरा भी नहीं है। कुछ तो है मुझ में। बहुत कुछ है आप में। जी हाँ। पृथ्वी पर उतरते वक्त चालक की असली परीक्षा हो जाती है। वहां तक पहुंचते वक्त ऑर्बिटर में जितना ईंधन होता है वो खत्म हो चुका होता है। यान को लौटाते वक्त इंजन किसी काम नहीं आते हैं। ऑर्बिटर एक ग्लाइडर की तरह काम करता है। नीचे उतरने के लिए यान प्राकृतिक शक्तियों का सहारा लेता है। गुरुत्वाकर्षण यान को अपनी ओर खींचता है। 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदा होने वाला संवेग उसे आगे बढ़ाता है। जब यान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो घर्षण उसकी रफ्तार कम कर देता है, पर इस तरह विमान को उतारने में बहुत ज्यादा खतरा छिपा है। अगर हम हवाई पट्टी चूक जाएंगे तो हम इंजन चालू करके दूसरी कोशिश नहीं कर सकते हैं। ठीक कह रहे हैं। हमें बस एक ही मौका मिलता है, पहला और आखिरी। समझ गया। चलिए घर चलते हैं। ठीक है। आपके सामने एक वर्ग बना है जिस पर पंख बने हैं, रडर लगा है। दिख रहा है? क्या वो हमारा यान है? हाँ, वही आप हैं। ठीक है। और वहाँ क्या है? उस हीरे को यान निर्देशक कहते हैं। क्या मुझे बस इतना करना है कि वो हीरा इस चौखाने के बीच में बना रहे? सही समझे। अपने चौखाने को उस हीरे की ओर ले जाइए। वो हीरा आपको सीधा कैनेडी स्पेस सेंटर ले जाएगा। 1 मिनट रुकिए। अरे ये तो मेरे हाथ से जा रहा है। मेरा हीरा मुझसे दूर होता जा रहा है। हीरे को खोने मत दीजिए। मैं खो रहा हूँ हीरे के साथ रहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, रनवे मेरे सामने है। दूर है पर रनवे नजर आ रहा है। शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, आ गया, आ गया। रुकिए। आ गया। अब उसे खोइएगा हाँ, मत। बस पहुंच गए। बस नीचे आने दीजिए। सामने ही है। थोड़ा और- खींचिए, बहुत थोड़ा सा खींचिए। ये लैंड हो गए। हम नीचे आ गए हैं। ठीक कह रहे हैं। उफ, बहुत बढ़िया काम किया है। कैसा लग रहा था? बढ़िया काम था। सच? अप्लाई तो कर ही सकते हैं। बहुत ही शानदार अनुभव था। 1 साल से भी कम समय के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों की अगली पीढ़ी का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। उन्हें चांद पर और मंगल ग्रह पर भेजना है। नासा के लिए ये एक नया अध्याय होगा। इंसान अपना अगला बड़ा कदम उठाने जा रहा है। यही तो असली अन्वेषण का काम है। सच कह रहे हैं। अनजान के बारे में जानना तो इंसानी फितरत है। हम पूरी जिंदगी यही तो करते रहते हैं और नासा तो अनुसंधान के लिए ही बना है। ये रॉकेट तो हमें आगे ले जाने का एक जरिया है। हम तो अपने हौसले की बदौलत जहाँ चाहें पहुँच सकते हैं। एरीज रॉकेट की मदद से ये लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो आपने वैज्ञानिक कहानियों में ही पढ़ा है। यहाँ इस लॉन्च पैड पर काम करने वाले इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और बिल्डर को तो सफल होना ही है। ये इंसान को न सिर्फ चांद पर बल्कि मंगल ग्रह पर भी पहुंचा देंगे।